वीडियो में आप जानेंगे सेल का कॉन्सेप्ट, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटोप्लाज्म डॉक्ट्राइन, सेल थियरी, टाइप्स ऑफ सेल, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, जिसके अंदर इतने सारे पार्ट्स आते हैं। एक एक पार्ट को हम लोग एकदम क्लियरली समझेंगे और इसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो फिर आप वो सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद अगर इतना सारा हो गया, उसके बाद भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, देन यू कैन आस्क मी डाउट्स इन द कमेंट्स। अगर आपका पूरा लेक्चर खत्म हो गया है, फिर भी अगर आपको इसमें सवाल है इस चैप्टर में, सो यू कैन पोस्ट दैट क्वेश्चन इन कमेंट्स एंड आई विल गिव अ रिप्लाई टू यू इन द नेक्स्ट 3 days। फिर मैं आपको नोट्स भी इस चैप्टर के प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर, दैट इज सेल। तो देखो 9th और 10th में सेल चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो इंटरकनेक्टेड है इस चैप्टर से। तो सेल का मतलब क्या होता है, पहले हमें वो जानना पड़ेगा। ये सेल होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल का मतलब बायोलॉजी में होता है हमारा, सेल इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर मतलब उसका दिखाव, स्ट्रक्चर मतलब क्या, उस चीज की फिजिकल अपीयरेंस, और फंक्शन मतलब उस चीज का काम। तो सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फिर आपको पहले ये फ्लो समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखो हम कौन है, वी आर ह्यूमंस। बायोलॉजिकल टर्म में वी आर नोन एज होमोसेपियंस। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होती है, अगर आपको पता हो, ऑर्गन सिस्टम्स। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत से सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी की सारी सिस्टम आ जाती है हमारी ऑर्गन सिस्टम में। तो ऑर्गन सिस्टम किससे बने होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं ऑर्गन से। अब ये ऑर्गन किससे बने होते हैं, ऑर्गन बने होते हैं हमारे टिश्यूज से। अब ये टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज आर नथिंग बट सेल्स। तो टिश्यूज बने होते हैं सेल्स से। अच्छा, अभी हमने ये पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, जिससे आपका कॉन्सेप्ट 2 सेकंड में क्लियर हो गया होगा। तो 1 सेकेंड, लेट्स रिवाइज। सेल से बनते हैं टिश्यूज, उस टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, उस ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा शरीर। कितना सिंपल और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। 2 सेकंड में किसी भी आदमी का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तो सेल का कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट में यही बात है, अब आगे जाकर कैसी डिस्कवरी वगैरह हो, अब हम लोग ये पढ़ते हैं। चलो वो पढ़ते हैं, दैट इज आई थिंक गिवन ऑन योर फर्स्ट पेज, वेट अ सेकेंड। तो फिर सेल का कॉन्सेप्ट अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये सेल की डिस्कवरी कैसी हुई, इस सेल की खोज किसने की, कैसे की, वो मैं आपको सारी चीजें वगैरह वगैरह बोलने वाला हूँ। देखो अब सेल को हम लोग देखते कैसे, पहले हमें वो जानना होगा। सेल बहुत छोटा होता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि हमने अभी के अभी फ्लो चार्ट बनाया था। ठीक है, वो सेल कितना छोटा होगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कितने छोटे छोटे, और ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू तो उससे छोटे, और टिश्यू से भी छोटा सेल। तो सेल इतना छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है वो, कि उसको देखने के लिए हमें एक यंत्र, एक मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस मशीन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। और अभी तक आप अगर 9वीं 10वीं में है तो फिर आपको माइक्रोस्कोप शब्द से आप फेमिलियर होंगे। तो फिर दुनिया का सबसे पहले माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मैग्नीफाई रिजॉल्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, दुनिया का सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बना था, इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। अच्छा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने बनाया फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। बात समझ आ गई। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एक बंदा था जिसने पहला सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। अब
आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी क्योंकि आगे जाकर बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे हमारी स्टोरी में। डिस्कवरी ऑफ सेल में ही बहुत सारे आएंगे कैरेक्टर्स, रॉबर्ट हुक वगैरह बहुत आएंगे। तो फिर आपको पहले मैं आपको कंसेप्ट वाइज समझाता हूँ, ठीक है। एंटोनी वेन, हम लोग देखते हैं कैसे सेल को, हम लोग देखते हैं सेल को एक माइक्रोस्कोप के जरिए, और उस माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था? एंटोनी वेन लीeuwenhoek। बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी की सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको ये सारी चीजें ज्यादा याद नहीं रखनी, आपको इसका नाम याद रखना है, और इसका नाम भी 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ही आएगा। या तो एंटोनियो वेन लीeuwenhoek का आएगा, या तो आपका रॉबर्ट हुक का नाम आएगा क्वेश्चन आंसर में। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम दी उसकी बायोलॉजी की, और सारे के सारे एग्जाम पेपर्स में ये एंटोनी वेन लीeuwenhoek या फिर जो रॉबर्ट हुक था उसका नाम आया था। तो आप इसे लर्न कर दे। अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उससे इस आदमी ने किया क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप से उससे इस आदमी ने किस चीज पर जांच की? बैक्टीरियाज पर। एंटोनी वेन लीeuwenhoek ने सिंपल माइक्रोस्कोप बना दिया। अब बना तो दिया, और उस चीज का काम क्या? उस चीज का काम ये कि अब उसने उस यंत्र का इस्तेमाल कर सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर उसने बैक्टीरियाज को पढ़ा, समझा और उनके बारे में रिसर्च की। यहाँ तक कहानी हुई यहाँ तक कहानी। बाकी सारी चीजें आपको ज्यादा याद नहीं रखनी, वो कोई टीचर पूछता भी नहीं इतना ज्यादा डीप में। अब क्या हुआ? अब आया एक नया आदमी, स्टोरी में नया कैरेक्टर आया, नया किरदार आया। उस नए किरदार का नाम है रॉबर्ट हुक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी में, रॉबर्ट हुक। अच्छा, अभी रॉबर्ट हुक नया किरदार है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिशमैन का था, इंग्लैंड का था। उसने क्या किया? उसने ऐसे छोटे छोटे ही कंबाइंड सिंपल lenses of simple microscope, combined them, and through that he made what? He made the world's first compound microscope. अच्छा, बात क्लियर यहाँ तक? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने जो सिंपल लेंसेज थी उनको कंबाइन करके उसने बना दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ तक कहानी क्लियर, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ 2 ही किरदार थे, और 2 किरदार ने क्या क्या काम की, रूप में अभी रब नहीं कर रही है। हाँ, तो फिर यहाँ तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना तो दिया, अब उस चीज का काम क्या? he discovered, or you can say that he was studying a thin slice of cork cell. वो कॉर्क सेल को स्टडी कर रहा था। किससे स्टडी कर रहा था? उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो उसने बना दिया था। कॉर्क सेल को जब, अच्छा कॉर्क क्या होता है? अच्छा कॉर्क क्या होता है? कॉर्क आर द डेड सेल्स ऑफ द ट्री। जो ट्री हो, जैसे कि बहुत बड़ा कोई पेड़ हो, उसके जो बार्क पर जो डेड सेल रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉर्क। तो उस कॉर्क सेल्स को रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहा था विद द हेल्प ऑफ हिज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। व्हाई? उसने ये चीज देखी, क्या देखी? कि कॉर्क के अंदर बहुत सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स है। कैसे वो कंपार्टमेंट्स? मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी जगह रुको, इधर, हाँ मैं इधर आपको बताता हूँ। उसने देखा कि कॉर्क के अंदर एक बहुत छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स है। कंपार्टमेंट्स मतलब समझते हो? कंपार्टमेंट्स मतलब डिब्बे, सिंपल। अच्छा, मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा है रियल लाइफ में? मैंने देखा है, आपने भी तो देख लिया होगा अभी तक। तो उसमें भी ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस कंपार्टमेंट्स का रॉबर्ट हुक साहब ने नाम क्या दिया? सेल्ला। सेल्ला नाम दिया इसका। और सेल्ला होता है लैटिन शब्द, लैटिन शब्द दैट मीन्स कंपार्टमेंट्स, और सेल्ला से ही बनकर आया हमारा सेल शब्द। ये थी आपकी पूरी कहानी। यहाँ तक खतरनाक कहानी थी ना? बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक। ये सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट, मैंने एक एक चीज
2 से 3 बार रिपीट की, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाए, आपको एक प्रश्न नहीं हो इसमें। आई वॉन्ट दिस टू गो लाइक अ स्टोरी एंड नॉट लाइक अ लेक्चर, क्योंकि स्टोरी की चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी याद रहती है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो अगर मैं इसे स्टोरी की तरह समझाऊंगा तो फिर आपके दिमाग में भी ये जल्दी जल्दी फिट होता जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ही था। फिर आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर एक नया टाइप का माइक्रोस्कोप आया जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था दैट वाज मोर एडवांस्ड। मोर एडवांस मतलब ज्यादा ताकतवर था, मोर एडवांस देन द प्रीवियस टू माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जो मोर एडवांस माइक्रोस्कोप था, वो बनाया किसने था? वो बनाया था ई रस्का करके एक आदमी था जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द मॉडर्न माइक्रोस्कोप व्हिच वी यूज, जो बहुत बारीकी, बहुत अच्छी प्रिसीजन से चीजों को देखता है। बस यही है हमारा इसमें क्या कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल में। जितना मैंने पढ़ाया है उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने नहीं वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लोग पूछेंगे, वैसे तो नहीं पूछेंगे पर इससे ज़्यादा अगर लोग पूछेंगे सो दैट विल बी ऑल अबाउट ईयर्स। कौन से साल में इसने क्या करा था, कौन से साल में किसने नहीं करा था, वो सारी चीज़ें ही आएगी, बाकी कुछ इसमें आने वाला है नहीं। तो कंसेप्ट क्लियर हमारा, क्लियर डिस्कवरी क्लियर हमारा, क्लियर। अब नई चीज पर जाते हैं, वही सेल थियोरी। नाम सुनकर कुछ लग रहा है कि सेल थियोरी क्या हो गई, वो कुछ ना कुछ बताती होगी सेल के बारे में, इतनी बात तो क्लियर है। अब ये सेल थियोरी यार बनाई किसने? सेल थियोरी बहुत लोगों ने बनाई थी, बहुत, लाइक वो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 2 लोग थे, उसके बाद एक नया बंदा आया, नया बंदे ने स्टोरी में बीच में से डुबकी मारी। वो नया बंदा था रुडोल्फ विर्चो, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मगर हम लोग पहले सेल थियोरी को जान लेते हैं। सेल थियोरी ओरिजिनली मैं बोल रहा हूँ, जब ईयर कौन सा था हमारा, वो 1838 था, जब जर्मन बॉटनिस्ट जो था उसने बनाई थी, दैट वाज एम स्क्लीडन, स्पेलिंग SCHLEI, एम स्क्लीडन ने बनाई थी, एम स्क्लीडन प्लस और एक उसका था जूलॉजिस्ट दोस्त जिसका नाम था थियोडर स्क्वान। ये दोनों के दोनों जर्मनी के ही थे, और जर्मन लोग की स्पेलिंग जो होती है वो बहुत एकदम अगड़म में होती है। देखो एम स्क्लीडन, थियोडर स्क्वान, एडोल्फ हिटलर, अजीब स्पेलिंग होती है इन लोगों की। पर तो भी लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक राइट नाउ। तो फिर सेल थियरी बनाई थी ओरिजिनली इन लोगों ने। अब ये भी बॉटनिस्ट था, ये भी जूलॉजिस्ट था, मतलब दोनों एकदम बुद्धिमान लोग थे। उन लोगों ने बुद्धि से अपनी वपराश करके अपनी बुद्धि से क्या कहा? पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आप इस पर फोकस दीजिए। पहला पॉइंट इन लोगों ने कहा कि all living organisms are made up of cells, have cells। अच्छा, इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर तो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज आई वांट यू टू रिमेंबर दैट। द थिंग इज, सारे ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी चीजें जिंदा है उनके अंदर सेल है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर उड़ने वाली मक्खी भी क्यों ना हो, सबके अंदर एक सेल होता है। एक सेल नहीं कह रहा, मतलब एवरीबॉडी हैज सेल, एवरीबॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। वो कैसे स्मॉलेस्ट है भैया, समझाओ। देखो कैसे स्मॉलेस्ट है, मैंने आपको फ्लोचार्ट वो बनाकर समझा दिया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर। कंसेप्ट में ही मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक अलग फ्लो में लेकर जा रहा हूँ, और वो फ्लो में अगर आप जाएंगे तो फिर आपका ये चैप्टर फुल होगा, आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होता है हमारा सेल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया था। अब और एक है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसका मतलब क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सबसे छोटा वाला हिस्सा है। और इसकी डेफिनेशन क्या थी सेल की? याद करो याद करो याद करो डेफिनेशन। डेफिनेशन में दो कीवर्ड कौन कौन से थे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वही कीवर्ड्स है इसमें, आए कि नहीं आए वही कीवर्ड्स? तो फिर आप बात समझो, सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्ट इन आवर स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, एंड इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड स्मॉलेस्ट लिविंग फंक्शन। यही लिखा है ना इधर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, बात क्लियर? क्लियर। अगले बिंदु पर जाते हैं, अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगले पॉइंट पर कहता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। अब ये सारा प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट इसके बाद ही देने वाला हूँ। क्यों देने वाला हूँ? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में अभी आपको समझा नहीं रहा, ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, मगर मैं आपको बोल देता हूँ कि इधर आपको लिखना क्या है। आपको इधर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखनी है कि सेल हैज प्रोटोप्लाज्म इन इट। आप अगर इतना लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मगर ये होता क्या है प्रोटोप्लाज्म, मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। वाई? बिकॉज आई एम गोइंग इन अ फ्लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद इतनी कहानी चल रही थी शांति से, एम्स क्लीडन और थियोडर श्वान अपनी बुद्धि लगाकर बोल रहे थे कुछ ना कुछ, और इसे वो पब्लिश भी कर रहे थे ये सारे पॉइंट्स को। फिर और एक नया बंदा आता है, नाम क्या होता है नए बंदे का? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नया बंदा आता है इस सेल थियोरी में, बीच में से अपना पॉइंट देकर जाता है, अपनी थोड़ी क्या कहते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक पॉइंट देकर जाता है हमें। वो पॉइंट है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। अरे बाप रे, ये कौन सी भाषा है? ये शायद तो लैटिन भाषा है, क्योंकि उस टाइम पर सारे जो टॉपर लोग थे, सारे जो नोबल्स थे उस टाइम पर, दे ओनली स्पोक लैटिन लैंग्वेज। तो ओमिनस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? ओमिनस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या? अगर एक नया सेल है, इसका मतलब वो नहीं कि वो नया है, वो किसी दूसरे सेल से जनरेटेड है, किसी दूसरे सेल ने पैदा किया तो फिर ही वो नया सेल बना। और जिसने पैदा किया उसने भी किसी को सॉरी देखो समझो, जैसे कि इधर एक सेल है वाई सेल भी कैसे बना? किन्हीं दो सेल के मिलाप से, और वो दो सेल दूसरे दो। सो दिस इज हाउ द पैटर्न गोज ऑन। और ऐसा आपको सेल मिलेगा ही नहीं दैट हैज नॉट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दुनिया में एक ऐसा सेल नहीं होगा जिसका कोई माता पिता नहीं होगा, जिससे जो कोई डिवीजन वगैरह से बना नहीं होगा, वो ऐसे ही प्रकट हुआ सेल, वैसा नहीं है। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो ने पॉइंट दिया था। अच्छा, अब ये रुडोल्फ विर्चो का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अब क्या है? हाँ, तो चलो यहाँ पर ही होती है हमारी सेल थियोरी ओवर। अभी तक आपको सारे पॉइंट सेल थियोरी के क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने बोर्ड रब भी कर दिया। अच्छा, अब आप खुद से विदाउट पॉजिंग द वीडियो आप खुद बताओ कि ये सेल थियोरी किसने बनाई थी ओरिजिनली, बताओ। या तो एक काम करो, कमेंट करो अभी के अभी वीडियो को चालू रखते हुए आप कमेंट करो जब तक मैं रब कर रहा हूँ कि ये सेल थियोरी बनाई किसने थी। मैंने अभी बताया आपको, अभी बताओ किसने बनाई थी सेल थियोरी। हो गया कमेंट? ठीक है, चेक करूंगा मैं। चलो, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, प्रोटोप्लाज्म समझने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन। Protoplasm is nothing but the base structure, basal structure that provides a platform for every other structure to sustain on it. हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में मतलब क्या? मतलब ये कि प्रोटोप्लाज्म को आप एक स्ट्रक्चर मान सकते हो, ऐसा
which is more liquid like liquid, gel, sol type structure that provides the base. वो एक बेस है, बेस समझते हो आप लोग, बेसमेंट, बेस जो सबसे नीचे है, नीचे नीचे को क्या बोलते हैं, बेस, बेस लाइक स्ट्रक्चर और यू कैन से बेसल स्ट्रक्चर that provides a platform for every other structure or every other organ of the cell to generate or to work on it. मुझे पता है बहुत हार्ड है, मगर आप इस तरीके से समझो इसे। यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर समझ लो कि कोई पार्ट नहीं, जैसे कि एक बॉटल है मेरे पास, अभी खाली बॉटल नहीं है मेरे पास, मगर आप इमेजिन करो कि आपके पास एक खाली बॉटल है, उस खाली बॉटल का ढक्कन बंद है, तो कोई दूसरा आदमी तो कहेगा, कोई लाइक इलॉजिकल आदमी कहेगा कि वो बॉटल खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मगर उसके अंदर हवा है कि नहीं है। अगर समझो ये बात ना, अगर किसी भी बॉटल को मैं बंद करता हूँ तो फिर उसके अंदर मैं कुछ ना पानी भरता हूँ ना कुछ भरता हूँ, उसके अंदर हवा तो होगी ना हवा, वैसे ही सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा। अब ये हवा क्या करती है, हवा कुछ मेन अपने से कुछ काम नहीं करती, हवा का खुद से कुछ काम नहीं है, वो वहां पर है, बस है उस खाली बॉटल में। वैसे ही सेल में इधर प्रोटोप्लाज्म काम करता है, इधर हवा कुछ काम नहीं करती ज्यादा इसमें, मगर इसमें काम करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, वो बेस लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स अ बेस स्ट्रक्चर फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स टू जनरेट ऑन इट। अभी तक तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी, भले डेफिनेशन से नहीं होगी, मगर जो मैंने अभी तक एग्जांपल दिया उससे ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि प्रोटोप्लाज्म मूल रूप में होता क्या है, बस इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर आगे की बात हम लोग आगे देख लेंगे। देखो इधर, अब प्रोटोप्लाज्म दिया किसने था, नाम, इतना खतरनाक नाम दिया किसने था, ये खतरनाक नाम दिया था हमारे जे.ई. पुरकिंजे ने, इन्होंने ये नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो आपको मेन तरीके से समझ आ गई कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। फिर और क्या है, फिर और इसका दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट प्रोटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं उसे, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ उसको क्यों कहते हैं आप समझो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बराबर, इतनी बात तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, दैट सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल का जो बेस है वो भी तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। जे.ई. पुरकिंजे ने बनाया है, जे.ई. पुरकिंजे ने बनाया नहीं, जे.ई. पुरकिंजे ने सॉरी नाम दिया है। और इसकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन जो मूल रूप की थी, आप इतने टर्म्स याद कर लो, आप इतने टर्म्स याद करोगे, अगर शॉर्ट नोट आएगी प्रोटोप्लाज्म के लिए तो फिर आपको अगर इतने टर्म्स आ गए तो फिर आपको 3 मार्क मिल जाएंगे सिर्फ इतना लिखने के, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट राइटिंग द राइट टर्म्स, नॉट हाउ लॉन्ग यू राइट, ओके, हाउ लॉन्ग इज योर आंसर। अब प्रोटोप्लाज्म के भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, देखो इधर, रुको मैं इसको क्यों बना रहा हूँ, मैं इसको ही बना रहता हूँ। देखो प्रोटोप्लाज्म, पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म that occurs between the plasma membrane and nucleus is called cytoplasm। देखो ये इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई, पहले वही समझ लो। देखो ये है हमारी सेल वॉल, ये क्या है भाई हमारी, ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया, दिस इज अ प्लांट सेल। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज प्लांट्स एंड व्हाट इज एनिमल सेल, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ, सॉरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे कौन सा हिस्सा आता है हमारा, सेल वॉल के नीचे आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे आया सेल वॉल के नीचे आया सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म की जो लेयर है, सुनना ध्यान से, प्रोटोप्लाज्म की जो लेयर है that exists between the nucleus
and the cell membrane is called साइटोप्लाज्म। बहुत धीरे बोला हो, बहुत अच्छी तरीके से बोला हो, अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। द लेयर और द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन दिस एंड दिस इज कॉल्ड अवर साइटोप्लाज्म। बात क्लियर? जी हाँ, क्लियर। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है। वो वैसा अब दूसरा पार्ट क्या है? अब जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ आया? प्रोटोप्लाज्म इक्वल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आप इक्वेशन याद करो ना, आपको बहुत एग्जाम में काम आएगी। क्या है इक्वेशन? प्रोटोप्लाज्म इक्वल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, P इज इक्वल टू C प्लस N। ठीक है, यहाँ पे ये याद कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सारी एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह क्या होता है। आपको ये चीज आपको आनी चाहिए इधर तक, क्योंकि आगे जाकर जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा दैट विल बी मोर फोकसिंग ऑन द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, जितने भी चैप्टर है आगे जाकर वो सारे के सारे बहुत एडवांस लेवल के हैं। ये तो एकदम बेसिक लेवल का चैप्टर है, मगर अगर ये पक्का हो गया तो फिर वो सारे भी आपके पक्के होने ही है, क्योंकि 9th-10th में आकर भले ही सबसे लाइक यू कैन से कहने के लिए बेसिक है, उसके बेस पर ही सारे चैप्टर्स है, मगर ये अगर ये आपने पक्का कर लिया तो फिर आगे के सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी वो क्यों ना हो, ये आपका पक्का होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेल। न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल के दो टाइप के डिवीजन होते हैं। पहला होता है प्रोकार्योटिक और दूसरा होता है हमारा यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक का मतलब क्या? प्रोकार्योटिक सेल्स आर द सेल्स दैट हैव अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड यूकार्योटिक सेल्स आर द सेल्स दैट हैव एडवांस्ड न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब वैसा न्यूक्लियस जो पहले के ज़माने का, वैसा नहीं बोल रहे इधर ऐसा बोल रहे कि न्यूक्लियस वो रियल नहीं होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फेक न्यूक्लियस बिकॉज देर इज नो सम सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट इन इट। उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियाई के थोड़े पार्ट्स होते हैं, थोड़े एसेंस फ्रेगमेंट्स वगैरह आप बोल सकते हो होते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस में, मतलब प्रोकार्योटिक सेल में। यूकार्योटिक सेल में एकदम कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब क्या? एक एक शब्द को समझो। मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स मतलब लिविंग इंक्लूजन्स इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स। जितनी भी जीवित चीज़ें साइटोप्लाज्म में रह रही है उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकार्योटिक सेल में, और यूकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। दूसरा ही इसका टाइप है नंबर ऑफ सेल्स। ये तो मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इतना सिंपल टॉपिक है। देखो मैं ये पेन का ढक्कन बंद कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर टाइप्स ऑफ सेल कैसे डिवाइड होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सेल्स, देखिए सेल्स के दो प्रकार होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। पहला होता है ए सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल क्या होते हैं? एक सेकंड में, यूनिसेलुलर सेल्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर सेल्स वो सेल होते हैं दैट ओनली हैव वन सेल इन देम, देयर एंटायर बॉडी कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन सेल। फॉर एन एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, दैट मीन्स all the functions and all the structure to that body is given by one cell itself. But in the case of multicellular organisms, there are many cells that perform the function collectively and give the structure to that organism collectively. मैं दोनों के अच्छे से एग्जाम्पल लिख देता हूँ इधर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, एक सेकंड है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा मल्टी सेलुलर का? हम ह्यूमंस, एनिमल्स में क्या? डॉग्स, कैट्स, ये आप इसमें एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ये तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी तक तो हो जाना चाहिए। यूनिसेलुलर मतलब
एक सेल है, मल्टी सेलर मतलब बहुत सारे सेल है, बस बात खत्म। इसमें कुछ माथा मारने की कोई चीज़ नहीं है इसमें। स्ट्रक्चर, अच्छा अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का। देखो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया, मगर स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर ही पूछेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैम स्ट्रक्चर पर ही पूछेंगे। तो पहला क्या है हमारा इधर, सेल वॉल। अच्छा ये सेल वॉल क्या होता है, देखो सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल मतलब वैसे सेल जो पौधों में पाए जाते हैं। तो सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट ये सेल वॉल क्या होता है रे, क्योंकि मैं इसके अच्छे से पॉइंट लिखता हूँ, सेल वॉल। अच्छा ये सेल वॉल प्रेजेंट क्यों होता है, इसका काम क्या है, इसमें से हर एक ऑर्गन हर एक ऑर्गेन का कुछ ना कुछ काम है। वैसे ही सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का काम है इट गिव्स रिजिडिटी टू द प्लांट्स। अभी इतना बड़ा अंग्रेजी का शब्द रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी मतलब टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मतलब कड़कनेस, द स्ट्रेंथ टू द प्लांट इज गिवन बाय सेल वॉल। और सेल वॉल बनता किससे है, वो ऐसी तो कौन सी चीज से बनता है कि उसके अंदर इतनी कड़कनेस आती है, वो चीज होती है हमारी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का नाम सुना होगा ना, तो सेल्यूलोज से ही बनता है हमारा सेल वॉल। ओके इतनी बात क्लियर। सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट्स, पेन की इंक भी प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम फॉरेन एंटीजेंस, फ्रॉम फॉरेन मटीरियल्स भी आप कह सकते हो, फॉरेन मटीरियल्स, फॉरेन मटीरियल से वो प्रोटेक्ट करता है ना प्रोटेक्ट। और चौथा पॉइंट गिव शेप, शेप देता है सेल को शेप देता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फिर वो अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है आउटर सराउंडिंग से। सेल्यूलोज का बना हुआ वो एक लेयर है दैट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। अभी मैंने जितने पॉइंट बोले थे ना, अगर आप उतने भी पॉइंट लिखो एग्जाम में, आपके 3 में से 3 मार्क पक्के तो हो जाएंगे, राइट। और शॉर्ट नोट ऑन सेल वॉल वाले, ओके इसमें कुछ बोलने जैसा है नहीं। ये सारी जो आपको चीज़ें दिख रही है इस इतने सुंदर से डायग्राम में, आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है आप वही सिर्फ लिख दो तो भी आपके 1.5 मार्क्स तक के हो ही जाएंगे आए आंसर में। आउटर मोस्ट है बराबर, रिजिड है, सॉरी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके खुद के अंदर सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज से बनाई है। शेप प्रोवाइड करता है वो सेल के लिए, है ना। और क्या है हमारा पॉइंट्स, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल से भी थोड़ा बहुत बचाव कर देता है। अब ये सेल वॉल के बाद कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। मगर मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक शब्द नहीं बोलने वाला। क्यों नहीं बोलने वाला सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने प्रोटोप्लाज्म डॉक्ट्राइन में ही पूरा सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया था। तो सेल मेम्ब्रेन इज डन। नाउ लेट्स कम टू ईआर। ईआर क्या होता है ईआर, ER, बाप रे इतना कॉम्प्लेक्स नाम लग रहा है, लगता है हम लोग आज से डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। ER मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है ER, इनको मुझे एक बार लिख डालने दो, ये फिर कोई डाउट पूछेगा कि मेरे को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बाप रे इतना बड़ा नाम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम होता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके किसके, ER के 2 प्रकार होते हैं। वो कौन से 2 प्रकार होते हैं, SER और RER। और ये S क्या, S मतलब स्मूथ और R मतलब रफ। स्मूथ का मतलब समझते हो, स्मूथ का मतलब विदाउट एनी अड़चन, एकदम स्मूथ का कोई मुझे हिंदी अभी शब्द नहीं मिल रहा। रफ का मुझे पता है, जैसे कोई अड़चन वाला सरफेस। माई हेयर आर वेरी रफ, आप स्मूथली नहीं निकाल सकते मेरे बाल को, आप हाथ नहीं निकाल सकते मेरे बाल से, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ है। तो रफ और स्मूथ के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो 9वीं 10वीं में अगर स्मूथ और रफ के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। और SER होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, डिफरेंस बिटवीन SER और RER एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्या होता है डिफरेंस, सुनो। ये पहले मुझे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है, मोटा मोटी, ठीक है। तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, अगर आप इमेजिन करो कि आप इससे हाथ घुमा रहे हो सरफेस के ऊपर, कितना स्मूथ है सरफेस। समझ लो कि ये हाथ मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और मैं इसके ऊपर से
मेरा दूसरा हाथ घुमा रहा हूँ, इट इज स्मूथ। मगर अगर यही हाथ पे मैं छोटे 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 दाने लगा दूँ पीस के, पीस मतलब वटाने, वटाने नहीं समझते, पी मतलब क्या, ग्रीन पीस, कि अगर मैं दाने लगा दूँ छोटे 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 छोटे, तो ये हाथ को इधर से इधर जाने में अड़चन होगी। वैसे ही पहले तो जो SCR होता है दैट इज स्मूथ, वो एकदम स्मूथ सरफेस, कुछ नहीं है उस पर, कोई अड़चन है ही नहीं ये हमारे रोड पर। मगर RER क्या करता है, RER इज रफ। और वो रफ क्यों है, वो रफ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसके अंदर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं इसको, राइबोसोम, राइबोसोम। बाप रे, बेंटन का भाई लगता है, नहीं बेंटन यू मंगसौर का भाई लगता है राइबोसोम नाम से। अब ये राइबोसोम करता क्या है, राइबोसोम इज नथिंग बट द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री इसका नाम क्यों दिया गया, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने में जो ऑर्गेनल मदद करता है, उससे उसका नाम है हमारा राइबोसोम। और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब अटैच होता है तब उसे रफ बनाता है, अगर नहीं होता तो उसे वो स्मूथ बनाता है। ये है आपका सिंपल का कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ है नहीं SCR RER में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है, इसके मेनली सिर्फ दो ही काम है। अगर आपको इधर से लंदन एक कुरियर भेजना हो तो फिर आप किसके पास जाएंगे, कुरियर की जो कंपनी होती है वो क्या करती है, पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जितने भी मटीरियल्स होते हैं सेल वगैरह में, उनको मटीरियल्स इन द सेल आर ट्रांसपोर्टेड बाय हिम कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द सेल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैकेज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुरियर कंपनी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट द कुरियर कंपनी। कुरियर कंपनी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली पैकेजेस एंड ट्रांसफर्स वन मटेरियल from one place to another in the cell, and the second function of it is to form cytoskeleton। साइटोस्केलेटन भी यही फॉर्म करती है, मतलब बहुत सारा काम करती है ये। साइटोस्केलेटन भी फॉर्म करती है, सारे मटेरियल्स को पैकेज भी करना, ट्रांसपोर्टेशन भी करना, ERE करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हमारी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं अभी से कह रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो फिर आपके 4 मार्क तो गए, कितने भी मार्क की एग्जाम हो 4 मार्क तो गए अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ दिया। और क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए एक रफ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे तो कभी डायग्राम वगैरह नहीं आएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, मगर तो भी आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और आप भी देखो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से देखना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि बायोलॉजी में आपके आर्टिस्टिक स्किल्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपके लेबलिंग के मार्क्स मिलते हैं। इट इज जस्ट लाइक ज्योग्राफी। अगर आप सोचेंगे आप इसे चित्र बनाओगे अच्छे से, देखो ये ऐसा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। पार्ट्स की लेबलिंग, स्ट्रक्चर्स हम लोग नहीं पढ़ने वाले, और कोई नाम आप पूछेंगे, मगर जैसे आपको ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का, जस्ट फॉर नॉलेज टिक। बट अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं, दुनिया का क्या, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या, पावर हाउस, पावर हाउस मतलब ये पावर जनरेट करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है। जनरेट करना मतलब क्या है, ये एनर्जी बनाता है। इट इज द एनर्जी हाउस, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है, ये उस फॉर्म में बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज ATP। ATP होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपने नॉर्मल फॉर्म में ही होता है, नहीं,
ये माइटोकॉन्ड्रिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट किससे करता है, मतलब एडीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी बाय माइटोकॉन्ड्रिया. And what is mitochondria? The powerhouse of the cell. And what is ATP? The energy currency of the cell. इतना आप लिखोगे एग्जाम में आपके 4 मार्क पक्के. समझ आया कॉन्सेप्ट? Adenosine diphosphate gets converted into adenosine triphosphate by mitochondria. Mitochondria is called powerhouse of the cell because it helps in the energy synthesis. While ATP is called the energy currency of the cell as the energy is converted into the form of ATP molecules. इतना आप लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे. इसकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वही है. बहुत ठंडी हो गई, बहुत ठंडी. चलो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आया? हाँ आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर. ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था. बहुत सर्दी हो गई है. माइटोकॉन्ड्रिया सबसे वाला इम्पोर्टेंट पार्ट था. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे लास्ट में, या फिर अब कैसे लास्ट में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो पार्ट आता है दैट इज गोल्जी बॉडी. अब ये गोल्जी बॉडी होता क्या है देखो. गोल्जी बॉडी का पहले हम लोग फिजिकल अपीयरेंस पढ़ लेते हैं क्योंकि वो 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है. देखो गोल्जी बॉडी इज नथिंग बट फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर. दिखता कैसा है विजुअलाइज करना है आपको. मैं आपके सामने ड्राइंग कर रहा हूँ उसकी. वाईफाई का जैसा लोगो होता है मोटा मोटी वैसा ही लोगो होता है इसका. ठीक है, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा गोल्जी बॉडी. अब ये गोल्जी बॉडी करता क्या है? गोल्जी बॉडी करता है विटेलोजेनेसिस. अब ये विटेलोजेनेसिस क्या है भाई? बहुत बड़ा नाम है. विटेलोजेनेसिस मतलब कुछ नहीं, विटेलोजेनेसिस मतलब योक बनाता है. योक मतलब अंडे में जो येलो कलर का पार्ट होता है इसको लोग कहते हैं योक. ये गोल्जी बॉडी विटेलोजेनेसिस करता है जिससे योग बनता है. योग का मतलब मैंने समझा दिया, ये कैसे दिखता है वो समझा दिया. फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया. अब इसका गोल्जी बॉडी का इतना ही काम है, बाकी कुछ ज़्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा गोल्जी बॉडी में आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन देना होगा, बाकी है नहीं ज़्यादा कुछ गोल्जी बॉडी में. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया था अच्छे से एकदम अच्छा समझा कर. नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक डिवीजन है प्लास्टिड्स का एक डिवीजन है. अब ये प्लास्टिड्स क्या है? अब पहले क्लोरोप्लास्ट को ही समझ लेते हैं. क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसे तरीके प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से ही उसको अपना रेड कलर मिलता है. रेड कलर क्या, ग्रीन कलर उसको अपना मिलता है. किसको? क्लोरोप्लास्ट को. अब प्लास्टिड्स के बहुत प्रकार होते हैं. देखो इसके अंदर अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट. ठीक है, ये 3 प्रकार अमाइलो प्रोटीनो इलियो. ये सब मैं आपको सिर्फ अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स में, उसमें ये सारे के सारे चीज़ें आने वाली है. अब अभी के लिए तो इतना याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल से उसको अपना ग्रीन कलर मिलता है, और वो कहाँ पर फाउंड होता है? वेर इट इज़ फाउंड इन द ग्रीन एरियाज. ग्रीन एरियाज वो कहाँ पर होते हैं किसी प्लांट के? वो होते हैं लीव्स में, नियर द स्टेम्स. वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाएंगे. और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे तो पहले सेमी सर्कल एक बना दो, ठीक है. फिर बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कनेक्टेड इन चेन्स विथ वन अनदर. ये ऐसा दिखता है आपका क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिससे उससे ग्रीन कलर मिलता है. ये सारे छोटे छोटे हिस्से, कुछ ज़्यादा इसमें बात करने की है नहीं. अब आते हैं मेन हिस्से पर, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ द सेल. ब्रेन सेल का दिमाग है, सेल का हार्ट है. इसको ऐसा क्यों कहा गया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. 2 मार्क के लिए गिव रीजन आएगा कि व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सेल.
उसे ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली controls every function of every part of the cell, of every part से इधर मैं रेफर कर रहा हूँ एवरी ऑर्गेनल, सेल वॉल वगैरह इधर मत आप समझना, एवरी पार्ट मतलब एवरी ऑर्गेनल का मतलब है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल करता है हर एक पार्ट को सेल के। अब और क्या काम है, जब ये सेल डिवाइड होगा, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये इसका मेन पार्ट है, मेन फंक्शन है इसका। ये सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करता है। अब ये सेल डिवीजन होता क्या है, देखो जब भी कोई नया सेल बनता है तब वो पुराना सेल डिवाइड होता है और उसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वही सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वो करता है सारे पार्ट्स की। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा और एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस ही कंट्रोल करता है न्यूक्लियस को और न्यूक्लियस कंट्रोल करता है पूरे सेल को। तो ये न्यूक्लियोलस भी कुछ उसमें भी यही काम आता है, न्यूक्लियस भी हेल्प्स इन सेल डिवीजन, न्यूक्लियोलस भी सेल डिवीजन में ही काम आता है। तो मेनली न्यूक्लियोलस कंफ्यूज नहीं होना, सेल डिवीजन में ही काम आने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब उसके आजू बाजू होते हैं हमारे फाइबर्स, उस फाइबर्स को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स या फिर कहते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। अब ये क्रोमैटिन रेटिकुलम का काम क्या है, क्रोमैटिन रेटिकुलम का काम है हमारा, कुछ नहीं करते वो क्या कहते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम स्टोर्स द जीन्स, क्रोमैटिन रेटिकुलम जीन स्टोर करता है, ठीक है। जीन अब क्या, जो पेरेंट सेल के जो डीएनए थे वो सारे के सारे स्टोर होते हैं हमारे क्रोमैटिन रेटिकुलम में। अब जब सेल डिवीजन होता है क्रोमैटिन रेटिकुलम कंडेंस होता है और एंड इट जस्ट रिलीजेस ऑल द डीएनए इक्वली इनटू द बोथ फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल व्हिच आर गोइंग टू फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर था, टाइप्स ऑफ सेल एक्सप्लेन कर दिया, प्रोटोप्लाज्म एक्सप्लेन कर दिया, सेल थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया, डिस्कवरी कैसी हुई वो एक्सप्लेन कर दी, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दी। अब नोट्स और डाउट्स की बात करते हैं। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, देखो मेरा एक पेट्रियन पेज है, उस पर आप जाओ, यू कैन फाइंड हैंड रिटन नोट्स फॉर इट, बट इट इज पेड वन, बट इफ यू वांट द फ्री नोट्स आई कैन ऑल्सो like give the link to that in my description. The link will be in the description for the free notes as well as the paid one. और अब आते हैं डाउट्स पर, आप डाउट्स किधर पूछ सकते हो, आप डाउट्स कमेंट्स में ही पूछना। अगर आपको चैप्टर में कुछ भी तरह के डाउट हो, जैसे कि मैंने अमाइलो इलियो के बारे में अगर आपको जानना है देन यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट्स। आप किसी भी तरह के डाउट्स पूछ सकते हो इस चैप्टर के रिलेटेड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इतना ही था हमारा चैप्टर ये। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे नॉट ऑफ टिश्यूज, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स थैलोफाइट ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये था हमारा सेल इन वन शॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और रात के वैसे भी अभी 2 बज गए हैं, तो फिर चलो बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।